नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हीलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लूसेंट जीके को स्टार्ट करने वाले हैं। लूसेंट जीके में हम इतिहास हिस्ट्री को सबसे पहले देंगे। ठीक है। लूसेंट क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों हम? लूसेंट क्या होता है कि इसमें हर सब्जेक्ट का फैक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। इससे आपकी प्री की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है। इसमें दोस्तों एमपीएसआई में भी बहुत महत्वपूर्ण है और एमपी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी में हेल्पफुल रहेंगी। कांस्टेबल जो भी कांस्टेबल आ रही है उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। तो इतिहास में तीन प्रकार के इतिहास होती हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक इतिहास। ठीक है। तो हम दोस्तों अब अभी प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा इस लूसेंट का। तो देखिए, इतिहास, भारत का जो इतिहास है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, जो कि भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है ना। तो भारतवर्ष क्या है? एक उपमहाद्वीप है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है, अर्थात भारत का देश। यहाँ के जो निवासी हैं उनको क्या कहा गया है? भारतीय। यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है दोस्तों? यहाँ के जो निवासी हैं उनको क्या कहा गया है? भारतवासी, है ना। भारतीय कहा गया है, भारतीय, अर्थात भारत की जो संतान है वो कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने हिंद और हिंदुस्तान के नाम से हमारे भारत को संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों। तो भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? एक तो है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। तो तीन पार्ट हैं इसके, है ना। तो हम प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत को पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो जानने के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। एक होता है धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये चार आधार जो हैं उनसे हमें क्या पता चलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास कैसा था, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। भारत का जो सर्वप्राचीन ग्रंथ आप सभी जानते हैं कौन सा? धर्म ग्रंथ कौन सा? वेद। ठीक है, वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वितीय वेद व्यास जी को माना जाता है। तो दोस्तों फैक्ट आप नोटिस कर लीजिए, है ना। महर्षि कृष्ण द्वितीय को धर्म ग्रंथ वेद का संकलनकर्ता माना जाता है। ठीक है। वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। ये चारों वेदों को हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है। हो सके तो आप पे अगर लूसेंट हो तो उसको सामने रख लीजिए, है ना। ठीक है। बाकी क्लियर तो दिख रहा होगा आपको। ऋग्वेद को पढ़ेंगे सबसे पहले। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, ये परिभाषा है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति हैं। ठीक है। कितने? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं और 10,462 जो ऋचाएँ हैं इसमें। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? पढ़ने वालों को, अध्ययन करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होठ कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, दोस्तों याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिखा है।
तो गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित हुआ है? तो विश्वामित्र द्वारा रचित हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चंस है ना, वो आप बना के चलिए, है ना, याद रखना है ना इनको, ठीक है। इसके 8वें मंडल में क्या दिया रखा है? हस्तलिखित रेखाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, ठीक है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, ठीक है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को बताया गया है, ठीक है ना। तो आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजाओं और जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? जो ब्रह्मा है, ठीक है, जो ब्राह्मण है ना, वो मुख से, है ना, ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय जो हैं वो भुजाओं से, ठीक है। वैश्य जो हैं वो जंघाओं से, और शूद्र जो हैं वो चरणों से उत्पन्न माने जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में इनको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति का इस प्रकार वर्णन है, ठीक है। नोट देख लीजिए दोस्तों, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों की स्पष्ट विभेद करता है ना। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीन स्रोत है वो ऋग्वेद से हमें पता चलता है। विष्णु भगवान का जो वामन अवतार है, ठीक है, वामना अवतार है, उसके 3 पगों का आख्यान किसमें मिलता है? ऋग्वेद में प्राप्त होता है हमको, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है ना। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद ऋग्वेद के जो ऋग्वेद है उसको पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? होठ कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है ना। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सेकंड यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन होता है वो यजुर्वेद कहलाता है। इसके जो पाठ करता है अधुर्वेद, ठीक है। याद रखना, जो इसके अध्ययन करता है उसे अधुर्वेद कहा जाता है, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा है। तो ये फैक्ट है दोस्तों, है ना। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद, ठीक है। सामवेद की बात करते हैं तीसरा। यही गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रत कहा जाता है ना। उद्रत कहा जाता है। इसके संगीत का जनक कौन? संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का, इसे भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है सामवेद का, है ना। नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्राश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महत्व आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र, सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादियों का वर्णन दिया गया है। किसमें? अथर्ववेद में, है ना। इसमें सभा एवं समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, ठीक है। सबसे नोट देख लीजिए, सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है ना, ठीक है। इसके जो अध्ययन करता है, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पाठ करता है जो है वो ब्रह्मा कहलाते हैं, ठीक है, ब्रह्मा कहलाते हैं, है ना। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, ठीक है। वेदों को पढ़ने के लिए, अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए उसे 6 वेदांगों की रचना की गई। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। दोस्तों क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। वेदों को भली भांति समझने, मतलब वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है, तो ऑप्शन में दे सकते हैं 5, 4, 3, 6, है ना। तो इस प्रकार से हमें
राइट आंसर 6 लगाना है, ठीक है। 6 वेदांगों की रचना की गई है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष, है ना। लोमहर्ष इसके रचयिता हैं। इनके पुत्र कौन थे? उग्र स्वभाव माने जाते हैं, ठीक है। लोमहर्ष क्या है? ठीक है, क्या है? ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण क्या पुराणों में मिलता है, और उसके रचयिता जो हैं लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इसकी संख्या जो है वो 18 है, ठीक है। इसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण एवं भागवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर दृष्टि डाल लीजिए दोस्तों, है ना। विष्णु पुराण किस संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? यह मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, और वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। नोट लिख लीजिए, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किस वंश से रिलेटेड है? तो आंध्र सातवाहन वंश के काल में, ठीक है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, ठीक है, स्मृति ग्रंथों में, है ना। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, ठीक है, मानक ग्रंथ है शुंग काल का, ठीक है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जातक में नेक्स्ट देखिए जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक कथाएं क्या है? ठीक है, तो बुद्ध भगवान जो हैं बुद्ध, ठीक है, उनके पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं इसमें। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथावस्तु है, ठीक है, कथावस्तु है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, है ना, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। अभी आपने ऊपर दिखा था जातक क्या है? जातक कथाएं बुद्ध जो भगवान हैं उनकी पूर्व जन्म की घटनाओं का विवरण उसमें दे रखा है, ठीक है। जबकि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन का प्रारंभिक जो इतिहास रहा है वो कल्पसूत्र से मिलता है ना, जो भद्रभाव द्वारा रचित थी, ठीक है। कल्पसूत्र से यह जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालीन के साथ संबंधों का विवरण मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। कौन है? चाणक्य है, जिनका अन्य नाम क्या है, उपनाम क्या है? कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है ना। 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो उनकी पुस्तक है वो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है ना। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो वहाँ से जो मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें वर्णित की गई है ना, चाणक्य द्वारा। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया है वो कलहड़ ने किया है, ठीक है। कलहड़ द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी, जिसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है ना, राजतरंगिणी। अरबों की सिंध विजय का जो वृतांत है वो चचनामा में मिलता है। चचनामा एक बुक है ना। अरबों की जो सिंध विजय का जो वृतांत हमें मिलता है वो चचनामा में मिलता है, जिसके लेखक अली अहमद में सुरक्षित है ना। अष्टाध्यायी, ठीक है, संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है अष्टाध्यायी, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा लिखी गई, है ना, पाणिनि के द्वारा लिखी गई। इससे मौर्य काल के पहले के इतिहास व मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है, हाँ। कात्यायन गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, कात्यायन, है ना। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, है ना। इनके महावाश
से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने सभी वेदों को अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी हैं, कब हमारे भारत में एंटर हुए, है ना, और किस किस शासक के काल में यह आए हमारे भारत में, तो हम इसके बारे में हम कल इसी वीडियो पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ल्यूशियन पे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम हमारा नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे वो हमारे क्या विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आप अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, इससे क्या है कि मुझे उत्साह मिलेगा बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएंगी और इसमें क्या है कि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।